नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके CUET पीजी यानी कि आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। जैसे कि आपको पता है 2023 में अगर आप चाह रहे हैं किसी भी मास्टर कॉलेज, किसी भी मास्टर कोर्स के अंदर एडमिशन लेना, चाहे वो आपका MCA हो या फिर MSc हो, MCOM हो, MA हो या फिर कोई भी आपका मास्टर हो, जिस भी कोर्स को मैं एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन के अंदर, मास्टर कोर्सेज के अंदर, जो भी इस बार CUET पीजी के रिजल्ट को एक्सेप्ट करके आपको रिजल्ट उसके कॉलेजों में एडमिशन देंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया भी था कि 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म फिलिंग होना है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। हम इस वीडियो में पूरा फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपको बताऊं, मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई नोटिस जो है वो आ चुका है, यानी कि फॉर्म जो है अब निकल चुके हैं। साथ में इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो होता है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपके CUET पीजी एग्जाम से रिलेटेड है, वो भी जो है 20 तारीख को आ चुका था आपके वेबसाइट पर। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको उसको कैसे देखना है वो मैं बता देता हूँ। ये तो आपका नोटिस है, आपका उससे रिलेटेड की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसी वेबसाइट पर जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या चीज़ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। कितने यूनिवर्सिटी रहेंगे इस बार जो आपको एडमिशन देंगे, किस कोर्स के अंदर, किस कॉलेज में कितनी सीट है, और कितने लोगों को जो है कैटेगरी वाइज कितने लोगों को किस किस कोर्स के अंदर एडमिशन मिलेगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कितने सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, और हमारे को कौन कौन से सब्जेक्ट जरूर लेना ज़रूरी होगा, और क्या अलग अलग हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपने लेवल पर काउंसलिंग कराएगी। यहाँ पर आपको बस ये है कि आपको एग्ज़ाम एक देना है, मतलब कि वन एग्ज़ाम और मल्टीपल काउंसलिंग, ये आप समझ सकते हैं इसको शॉर्ट में। अगर CUET पीजी से आपको एडमिशन समझना है तो सिंपल सी बात है, आपको एग्ज़ाम एक ही देना है, लेकिन एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के लिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग काउंसलिंग होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि हर कॉलेज काउंसलिंग से आपको जो है एडमिशन देता है, आपके जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है वो चेक करके। तो यहाँ पर कॉलेज जो है अपने खुद के भी एंट्रेंस करवाता है, आपको पता होगा, लेकिन साथ में CUET पीजी जो है वो कॉमन तरीके से हो रहा है, मतलब कि पूरे नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है। ये जो है पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा। तो इस तरीके से होता है ये एडमिशन। आप अगर चाहें वो भी उन्हीं कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, जो CUET पीजी के ब्राउचर यानी बुलेटिन के अंदर लिस्ट में जो जो नाम होंगे कॉलेज के, वो आपको देख लेना है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें, अगर उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है और वो CUET पीजी के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको इसको फॉर्म को जरूर भरना है। अब देखिए हम कैसे भरने वाले। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमारे पास रजिस्ट्रेशन की नई स्क्रीन आ जाएगी। हमें यहाँ पे 3 प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। पहला रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और फिर फाइनली हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद हमारा जो है हमारा एक्चुअल में जो है सबमिट हो जाएगा। ये हमारा 3 स्टेप रहेगा। आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चूज़ करने के 1000 रुपये पे करने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फीस, तो जनरल वालों को 1000 रुपये पे करने हैं, EWS और जनरल EWS वालों को 800 रुपये, SC ST और थर्ड जेंडर वालों को 750 रुपये, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को 700 रुपये, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या कोई भी हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारे को यहाँ पे लिखा भी है आउटसाइड इंडिया वालों को 5000 रुपये पे करने हैं, सेम इसी फॉर्म के 3 सब्जेक्ट के लिए। अब ये जो फीस लिखी है 3 सब्जेक्ट के लिए लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन जो है आप इसमें पेमेंट इन सारे मेथड से कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और बहुत सारे ऑप्शन से। अब आपको बताऊँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि आप करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको तीन टेस्ट पेपर जो देने हैं उसके लिए तो आपको 1000 रुपये पे करने हैं। उसके ऊपर जो है आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट जो है पे करने हैं जनरल वालों को, जनरल EWS और OBC NCL वालों को 400 रुपीज़ ऊपर से पे करने हैं, SC ST और थर्ड जेंडर वालों को 400 रुपये। ये पर सब्जेक्ट आपका इंक्लूड हो रहा है, इस बात से याद रखिएगा। अगर आप मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CUET पीजी के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर 2023 में, तो जनरल वालों के लिए 3 सब्जेक्ट तो 1000 रुपये हो ही गए। और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 2000 रुपये 5 सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे, 500 ऊपर से दो सब्जेक्ट के हो गए, और 1000 रुपये आपके बाकी जो 3 सब्जेक्ट पहले से आपको करने ही है, अपीयर होना ही है उन एग्ज़ाम में, उन पेपर्स में, वो आपके 1000 रुपये वो हो गए। इस तरीके से 2000 रुपये में आपका ये पूरा पेपर जनरल वालों का हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का। इस तरीके से आप और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जितने आप सब्जेक्ट इंक्लूड करते जाएंगे उस हिसाब से 500 रुपीज़ जो है जनरल कैटेगरी में बढ़ता जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट के लिए, ये तो हमने फ़ीस के बारे में बात कर ली। अब देखिए स्टेप तो हमारा यही रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना है पहले हमें, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे हम, फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर फाइनली हम जो है पेमेंट कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते में आपको जो है आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा, जिससे कि आपके पास जब बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई अपडेट आए कि आपका रिजल्ट आ गया है या आपका एडमिट कार्ड आ गया है या फिर आंसर की आ गई है, कुछ भी अपडेट आएगा, तो वो एनटीए जो होगा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपको जो है उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो है आपको वो नोटिस देगा, यानी आपको बताएगा। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें वो चाहिए होंगी। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो कि यूनिक होगा, एक पासवर्ड जो है आपको खुद से क्रिएट करना है, जो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे उस तरीके से आप बना लेंगे। पासवर्ड में आपको बता दूं, आपको एक कैपिटल लेटर रखना होता है ए टू जेड में से, और एक स्मॉल लेटर रखना होता है उस पासवर्ड के अंदर, साथ में एक नंबर रखना होता है 1 to 9 और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर, साथ में एक स्पेशल करेक्टर जैसे कि अंडरस्कोर हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, @ हो गया, कोई भी एक स्पेशल करेक्टर रखना है। इसके कॉम्बिनेशन से आपको कम से कम 8 या फिर उससे ज़्यादा के करेक्टर का जो है पासवर्ड क्रिएट करना होता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर और एक आपको आईडी प्रूफ चाहिए होता है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं साइज़ के बारे में, तो 200 केबी से कम आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, 30 केबी से कम आपका साइन जो सिग्नेचर है उसका साइज़ होना चाहिए। और आपका जो नेक्स्ट आपका आता है एक फ़ोटो आईडी, मतलब कि आपका आईडी प्रूफ, उसके लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको भी अपलोड करना है। अगर आपको अभी भी नहीं पता भाई कि कैसे हम जो है रीसाइज करते हैं इमेजेस को, फॉर्मेट उनका कैसे चेंज करते हैं, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद हमें पेमेंट करनी होती है, उसके बाद हम सबमिट करते हैं, और फाइनली हमारा जो है फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं सारी डिटेल डालूंगा, आपको भी इस तरीके से डालना है। मैं जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना नाम, देखिए इस तरीके से पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है। देखिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे डिटेल डालनी है, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और मैंने जो भी डिटेल डाले आपको इस तरीके से जो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपको सारा जो है फिल करना है एक एक चीज़ इस फॉर्म के अंदर। एक आपको आईडी प्रूफ देना है, उसके बारे में आपने बता दिया है, वो आईडी प्रूफ आपका कौन सा है वो आपको बताना है। सेम यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड होता है, वो पिन कोड डालना होगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, याद रखिएगा अपना नंबर डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
जिससे कि आपके पास ही वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड CUET PG के लिए। अब यहाँ पे एक क्या करना है आपको, यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी आपको डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डाला है एक वैलिड ईमेल आईडी। अब मेरे से बोला जा रहा है एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर चाहें तो आप भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर होता है, मान लीजिए बाई चांस आपने जो पहले ऊपर नंबर दिया है वो अगर आगे चल के उस पर कोई आपका स्विच ऑफ होता है या किसी कारण से आपके पास वो नहीं होता है, तो दूसरे नंबर पर भी आपके पास नोटिफिकेशन वो आ सके NTA के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपने कर दिया कि सेम प्रेजेंट एड्रेस रहेगा आपका, मतलब जो आपने ऊपर एड्रेस दिया वही आपका परमानेंट एड्रेस है, ये आपको बता देना है। अब पासवर्ड एक क्रिएट करना है, मैंने आपको बताया भी था कि जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। खुद से बनाना है कोई पासवर्ड, यहाँ पे कोई देने नहीं वाला है हमें पासवर्ड, हमें खुद से ही पासवर्ड क्रिएट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका इसलिए होता है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आपका होता है कि आप बाई चांस आगे चल के अपना पासवर्ड भूलते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर भी लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये नीचे सिक्योरिटी पिन जो आता है वो हम डाल देंगे। हम फाइनली सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए आपने जो डिटेल्स डाले हैं वो सारे करेक्ट हैं या नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि स्क्रीन को नहीं पता है आप जिस साइट पे फॉर्म भर रहे हैं उन्हें ये बात नहीं पता है कि ये लोग कौन है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन डाली गई है, ये एड्रेस किसका है। तो हमें ये बात पता है तो इसलिए हमें ये चीज़ चेक करनी है कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी हमारे हिसाब से करेक्ट है और इसके जिम्मेदार भी हम हैं, ये आप यहाँ पे क्लैरिफाई भी करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि अगर आपको लगता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, माय नेम, मोबाइल नंबर आपने जो भी डाला वो सही है तो आपको इस पर टिक कर देना है। हाँ बल्कि आप इसमें चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दीज ऑनलाइन फॉर्म आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसा मैंने आपको बताया भी, आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिख के सारा इसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड पढ़ने के बाद ही मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। फिर आप इस पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर जो हमने यहाँ पे डाला था 798281 2685, इस पर जो हमारे पास एक OTP आ जाएगा। वो OTP जैसे ही आपके पास आएगा वो आपके डिवाइस पर आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा या जिस भी डिवाइस में आपका वो सिम है जिसका नंबर आपने दिया था उस पर आने वाला है। फिर वो OTP आप जैसे देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। फिर मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा। फाइनली मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, वो हमारा इनकम्प्लीट आ रहा है। सेम इसी तरीके से फ़ी पेमेंट भी हमारा भी इनकम्प्लीट आ रहा है। तो हमारे को एक एप्लीकेशन जो नंबर मिला है इसको हमें याद रखना है या फिर कहीं ना कहीं इसकी क्लिक करके फ़ोटो रख लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने डिवाइस से, जिससे कि बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाता है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है और पासवर्ड वो था जो हमने बनाया था। तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे टिक करेंगे यहाँ पे लिखा आएगा इनकम्प्लीट, बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट जैसे कि पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एंड सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल, यूनिवर्सिटीज़ एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको चूज़ करना है कि कौन से मीडियम में क्वेश्चन पेपर, मतलब कौन से मीडियम में आपको पेपर देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। हालांकि आपको किसी रीजनल लैंग्वेज में भी देना है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी या फिर और भी किसी लैंग्वेज में, जो भी लिस्ट में हमारे पास ऑप्शन आएंगे उसमें हम जो है एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में। हिंदी इंग्लिश में हर क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही जाएगा हर जगहों पे, हर सेंटर पे। ये बात एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी रहती है सबके लिए। यूनिवर्सिटी एंड ये तो हमने बात कर लिया, बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी का भी सिलेक्शन आपको कर लेना है फॉर्म फिलिंग में ही कि कौन से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए, क्वालिफिकेशन और डिटेल। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्यों पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ये एग्ज़ाम दे दिया और आप फिर जा रहे हैं, जैसे आपने इस एग्ज़ाम में 3-4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिए जिसके कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे JNU चूज़ कर लिया है
BH जिस भी कोर्स के लिए हो, JNU, BHU और आपके 2-4 IPU यूनिवर्सिटी और आपका DU और 2-4 आपने इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। बट आप जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तब आपका मन बदला और आपको लगता है भाई चलो स्कोर तो बहुत अच्छा है, मैंने जो फिल करे थे यूनिवर्सिटी उसके अलावा मेरे बहुत अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना ज़रूरी है। मतलब कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तब आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन जरूर करना है उस कोर्स के साथ जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सपोज मानिए आप चाह रहे हैं कि आपको MSc में एडमिशन मिल जाए JNU के अंदर, ठीक है, और आपने फॉर्म फिलिंग में यूनिवर्सिटीज़ के नेम में बाकी सारे यूनिवर्सिटी 2-4 भर दिए कोर्सेज के हिसाब से, बट JNU का नाम नहीं डाला है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके रिजल्ट की CUET PG के रिजल्ट के बेस पे आपको JNU में एडमिशन मिल जाए उस कोर्स के अंदर। जब तक आपका उसका उस कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा फॉर्म के तब तक उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप जितने चाहें, जितने यूनिवर्सिटी जितने भी लिस्ट में आ रहे हैं आपके पास, उस सारे यूनिवर्सिटी में जिन जिन कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी देखते हुए आप उतने यूनिवर्सिटी भर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम किस किस सब्जेक्ट में देना है उसके लिए लिमिट है, लेकिन यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में लिमिट नहीं है। वो जितनी भी आ रही हैं, जिस भी कोर्स की आ रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको बता दूं, आपको मैंने पहले भी बोला था कि इसके लिए एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग होनी चाहिए जिस भी कोर्स में हो, वो कोई सा भी कोर्स हो, और इंडियन होना ज़रूरी है। और नेपाल और तिब्बतियन की हमारी बात हो रखी है उनके बारे में भी कि आप 1962 से पहले अगर इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे तो उस हिसाब से आपके लिए आप भी एलिजिबल हैं इसके लिए। साथ में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद हमारा फाइनल सबमिट होगा। ये हमारा साइड में भी लिखा आ रहा है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे ये सब हमारा लिखा आ रहा है, वही सारा कुछ जो मैंने अभी बात करी। अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें फिल करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे फील्ड आ जाएंगी, जैसे मैंने पहले डाल चुका था इस वजह से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो गार्जियन का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं तो उसे भी खाली छोड़ा जा सकता है। स्टेट डोमिसाइल आपको बताना है कि आप कौन से राज्य से ही शुरू से रहते हैं, वो डोमिसाइल होता है। तो आपको जैसे मैंने बताया दिल्ली NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो अब आ जाते हैं हमारे कैटेगरी पे। कैटेगरी में जैसे मैंने यहाँ पे जनरल करा है, आप EWS OBC जिस भी कैटेगरी हो आप कर देंगे। मैंने आपको फ़ीस के बारे में बता दिया कि कैटेगरी वाइज क्या फ़ीस रहेगी। अब आपको बताना है आप PWD कैंडिडेट एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ, आप PWD कैंडिडेट हैं या नहीं वो आपको बताना है। साथ में क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं वो आपको बता देना है। स्पोर्ट कोटा के लिए क्लेम वही करते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ना कभी स्पोर्ट्स खेला हुआ होता है, नेशनल रीजनल जो भी आपका अलग अलग लेवल होते हैं उस हिसाब से। आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन आप हैं या नहीं। एक्स सर्विसमैन की बात हमारी बहुत बार होती ही रहती है तो आपको पता ही होगा। एनुअल इनकम आपको बता देनी कितनी है, यहाँ पे मैंने बता दिया है 1 लाख तक या उससे नीचे है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। आपको अपने हिसाब से बताना है। पूरे फैमिली की इनकम की बात हो रही है, यहाँ पे रिलीजन बता देना है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू रिलीजन चूज़ कर रहा हूँ। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बता देना है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बैचलर डिग्री कर लेता है कोई तो तब तक जो है उसके पास कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर भी चुका होता है, नहीं भी कर चुका होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयड वाला जो है ऑप्शन पूछा गया। आर यू कश्मीरी मिंग्रेंट, आप कश्मीरी मिंग्रेंट मतलब कश्मीर के निवासी हैं या नहीं है उस एरिया के। आपको पता होगा कश्मीरी मिंग्रेंट क्या होता है, हमारे उसमें पहले भी बात हुई है और वीडियोज़ में, तो आप उस हिसाब से कश्मीरी मिंग्रेंट वाली सिचुएशन भी आप यहाँ पे बता देंगे। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। सिक्योरिटी पिन में मेरे को नीचे जो डिटेल आ रहा है सिक्योरिटी पिन वो मैं एज इट इज़ जैसा आता है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 44732G। कैपिटल जी है नीचे तो मैं कैपिटल जी ही डालूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, येस कर दूंगा तो परमानेंटली मेरा पर्सनल डिटेल पे टिक आ गया, मतलब कि वो मेरा हो चुका है। हैव यू आधार नंबर, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार नंबर है। जिसके पास है तो वो येस करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो नो कर देगा। अब मैं ओके कर रहा हूँ। अब मेरे से बोला जा रहा है अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट का नाम और एप्लीकेशन नंबर सारा डिटेल आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। अब देखिए नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, इनमें से कुछ चूज़ करना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज़ नॉट द सेम एज एंटरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ऐसा है कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है आधार ऑन आधार इज़ नॉट द सेम एज, जो आपके आधार कार्ड पर इन्फॉर्मेशन है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस पर टिक करेंगे। या फिर आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई
मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपना आधार नंबर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेसी के चक्कर में वो लोग नहीं शेयर करना चाहते, तो वो कह सकते हैं कि भाई मैं जो है नहीं शेयर करना चाह रहा। इसी तरीके से मैं स्वेच्छा में से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, और मुझे पता है कि इसका उपयोग यू आई UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके CUET PG 2023 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। आपको देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपसे अगर आपका आधार नंबर लेते हैं CUET PG के लिए, तो आपको बताते हैं कि हम जो है इसका यूज़ किस किस के लिए करेंगे और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए आप अगर किसी को अपना जो यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो उस आधार नंबर का बहुत कुछ हो सकता है, उससे आपकी डिटेल्स जो है वो CUET PG निकाल सकता है, बहुत सारा कुछ जो है वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। बट आपको बताया जा रहा है कि आप इनमें से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उस तरीके से हम जो है आपका आधार कार्ड यूज़ करने वाले हैं, आधार नंबर यूज़ करने वाले हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये था कि हमने बोल दिया कि हमारा आधार नंबर यूज़ कर लीजिए, और सिर्फ CUET PG के लिए आप यूज़ करिए और किसी चीज़ के लिए यूज़ मत करिए हमारा आधार नंबर को। CUET PG के लिए जो ज़रूरत पड़े, मेरे जान पहचान की, मेरे मेरे एड्रेस के बारे में जानने के लिए, मेरे पेरेंट्स के नाम के बारे में जानने के लिए, या फिर मेरी आइडेंटिटी जानने के लिए मेरे आधार को यूज़ करें, उस और सिर्फ CUET PG के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा आधार की जो डिटेल है वो सारी एप्लीकेशन से सेम, एप्लीकेशन फॉर्म में जैसी मैंने डिटेल दी है वो सेम नहीं है। हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो उनके आधार में डिटेल होती है वो डिटेल और यहाँ पे जो डिटेल भर रहे हैं वो अलग हो जाए, सेम। थर्ड ऑप्शन ये है कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर मैं अपना आधार नंबर शेयर नहीं कर सकता। तो ये भी आप कह सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी शेयर कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। आपका अगर करना हो तो आप अपने जो है अपने ऊपर, मतलब अपने बेस पर जो है शेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, सिस्टम विल नॉट अलाउ टू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन। प्लीज़ इंश्योर टू चेक द डिटेल एंड देन प्रोसीड फर्दर। आपको बोला क्या जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपका नाम और आपका जन्म तिथि, साथ में आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो सारा डिटेल आपके आधार नंबर देने के बाद जो है यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ को क्या करना है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन, जो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, नीचे जो लिखा आता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से आप डालेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स। तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई, ओके श्योर श्योर, क्योंकि अब ये चेंज नहीं होगी, मतलब मैं अपना आधार नंबर अब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसको श्योरिटी दे दी, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब टेस्ट पेपर मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि आप बोला CUET PG के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ACQ P01 शिक्षा शास्त्री B.Ed, शिक्षा आचार्य M.Ed, यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, M.Ed के लिए, B.Ed के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पहले आपको वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है BHE। और देखिए अब मैं आपको बता दूँ, टेस्ट पेपर के बारे में लिखा आ रहा है ये, कि आपको टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको जितने टेस्ट सिलेक्ट करने हैं उतने कर सकते हैं, नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है आपके कंट्री की भी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जर्मनी आ रही है, और बहुत सारे लैंग्वेज हमें देखने को मिल रहे हैं, उर्दू और भी बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है। आपको अपने हिसाब से सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपने जो बैचलर किया था उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है, कि उसके हिसाब से आपकी मास्टर कोर्स की एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे एक तो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे ना मिले, सब्जेक्ट्स मिल जाए, तो आप सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने एक इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स और एक मैंने जो है
तीसरा सब्जेक्ट चूज़ करा था, अभी आपने देखा ही था। देखिए ये मैंने एक चूज़ कर लिया जनरल का, एक जनरल का एग्ज़ाम दूंगा मैं, साथ में इंग्लिश का दूंगा, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दूंगा, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपीज़ आपके लगेंगे एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी में, और कैटेगरी वाइज आपको बता दिया था। अब देखिए तो वो तो 1000 रुपीज़ अगर जनरल कैटेगरी से मैंने अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 1000 रुपये वो तो देने ही है। ऊपर के सब्जेक्ट के मेरे को 500 रुपीज़ के हिसाब से जो है वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ये उस बेस पे होगा आपके उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसको कोर्स के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो किस किस चीज़ की एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। और एक मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, एक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक केमिस्ट्री। ये मैंने एग्ज़ाम का सिलेक्शन कर लिया है अपने टेस्ट पेपर का। अब मैं यहाँ पे आऊँगा नेक्स्ट। और एग्जाम सेंटर चूज करना है, मेरे को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि मैंने दिल्ली जो है डोमिसाइल चूज किया था तो उसके आसपास के स्टेट को ही दिखाएगा ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेंटर 1 में चूज कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर सिटी जो है मेरे पास न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली सिटी में आपका एग्जाम होगा सीयूटी पीजी का। सिर्फ उस सिटी के अंदर जितने भी सेंटर होंगे वो आपके हो सकते हैं। सेम अब मैं दूसरा जो है यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद आपका जो है मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम सेंटर चूज करूंगा। यहाँ पे 2 एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है फादर का ऑक्यूपेशन, नीचे आ रहा है क्वालिफिकेशन, मतलब फादर क्या करते हैं पहले आपको वो बताना है। अगर आपको नहीं लगता है, आप नहीं बताना चाह रहे कि वो क्या करते हैं आपके फादर, या फिर आपका जो भी आपके फादर करते हैं वो इधर नहीं आ रहा है नाम लिस्ट में, तो आपको अदर्स पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद का काम। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन आपको बता देनी कि भाई वो कितने जो है पढ़े लिखे हैं। मैट्रिकुलेट मतलब 10वीं पास, और ग्रेजुएट मतलब आपका जो है बैचलर पास, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर पास किसी भी कोर्स के अंदर। इलिटरेट मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उनको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता, ये आप बता सकते हैं। साथ में या तो फिर आपका डॉक्टरेट, यानी कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मेडिकल चीज़ों में पढ़ाई करी है, डॉक्टरेट वो हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आपको बता देना है। मैंने यहाँ बता दिया भाई ग्रेजुएट है। साथ में मदर के बारे में बताना है तो मदर के बारे में आपको बता देना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अदर्स के अंदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, मतलब कि जिनकी माताएं जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, तो उनको जो है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ पे सिलेक्ट कर देना है। मतलब कि वो घर में ही रहती हैं, वो कोई बाहर ऐसा कुछ काम नहीं करती हैं, कहीं किसी जॉब और ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो उनको इंक्लूडिंग हाउस वाइफ पे सिलेक्ट कर लेना है मदर के लिए। सेम उसी तरीके से लिटरेट पूछा जा रहा है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। मैट्रिकुलेट आपका 10वीं हो जाएगा। अब आपको बता दूँ सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि 7K312 कैपिटल में W। अब यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब आपको बताना है क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब यूनिवर्सिटी के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टेस्ट पेपर कोड, ये टेस्ट पेपर कोड कौन से हैं जो मैंने अभी सिलेक्ट किए थे टेस्ट पेपर, उनके कुछ कोड्स हैं वो आपको बता दिए गए। यहाँ पे अलग से यूनिक कोड है हर टेस्ट पेपर के। मैंने आपको ये भी बताया था 3 टेस्ट पेपर कम से कम देने ही होंगे, उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं सीयूटी पीजी के लिए। अब यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं पहला टेस्ट पेपर जो आप दे रहे हैं वो कौन से मीडियम में देना चाहेंगे। इंग्लिश और हिंदी के ही हमें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट चुने हैं वो हिंदी इंग्लिश को ही प्रेफर करे जाते हैं ज़्यादातर। हालांकि अगर मैं यहाँ पे पंजाबी, उर्दू और ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करता तो हिंदी इंग्लिश के अलावा मेरे को क्वेश्चन पेपर मीडियम में उर्दू का भी ऑप्शन देखने को मिलता। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा टेस्ट पेपर कोड है, उसका नाम नहीं लिखा आ रहा है जो सब्जेक्ट मैंने पीछे चूज़ किया था। अब यहाँ पे आपको बता देना कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये जो कोड है टेस्ट पेपर कोड, ये सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मेरे को इंग्लिश मीडियम में देना है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए दे रहा हूँ मैं वो मुझे यहाँ पे बता देना है। अब ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट की नाम किस किस बेस पे बनी, उस सब्जेक्ट के बेस पे बनी, वो सब्जेक्ट यहाँ यहाँ अवेलेबल है या नहीं, उस बेस पे ये चीज़ जो है तैयार हुई है।
मैं एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि आपका BHU। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे उस लिस्ट को, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के नाम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या बाद में आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? तो ये बात आपको बता दूं, तो नहीं मिलेगा। आपको यहीं पे वो सब पहले से सिलेक्ट करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया एक, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। GD गोयंका एक यूनिवर्सिटी है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक मैंने यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया को सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो इन सब पे भी टिक लगा सकते हैं। अगर आपको, देखिए मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको ये बताता हूं मैं कि भाई सबको ज़्यादातर हो सके तो सारों को ही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन होने के। एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट पेपर जो सेकंड मेरा LAQP01। अब ये टेस्ट कोड मैंने आपको बताया भी कि जो पीछे सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था उनका कोड था। अब ये देखिए, हिंदी फॉर सेक्शन A ओनली, इंग्लिश फॉर सेक्शन A ओनली, मतलब कि सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर जो ये मेरा सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट पेपर कोड लिखा आ रहा है उसके अंदर सेक्शन A के लिए लैंग्वेज पूछी जा रही है। तो इसका मतलब बाकी सारा पूरा जो एग्ज़ाम का उस सब्जेक्ट का जो बाकी सारा सेक्शन होगा वो एक फिक्स रहेगा कि वो उसी लैंग्वेज में आएगा। हिंदी इंग्लिश पहले से फिक्स होगा जो भी होगा। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जिस टेस्ट पेपर कोड को मैंने चुना है, जो सेक्शन A के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फिर से नाम आ गए हैं। उनमें से मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा। सब मैंने असम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, बाबा साहेब भीमराव। BHU आपका सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से मैंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेम GD गोयंका GGS IPU मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से मैं इस वाले टेस्ट पेपर कोड के लिए भी लैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे भी इंग्लिश को ले रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब देखिए, इसी तरीके से मैं सेम जो है अपना टेस्ट पेपर 4 जो कोड है उसके हिसाब से उसके लिए भी लैंग्वेज चूज़ करूँगा यहाँ से। सेम इसी तरीके से मैं इसके लिए भी जो है अपना यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा। मैं यानी कि इसका मतलब मैं 5 पेपर देने वाला हूँ और मैंने पाँचों की जो लैंग्वेज है मीडियम है वो इंग्लिश ही चूज़ करा है। आपको ऐसा हो सकता है कुछ कोई टेस्ट पेपर इंग्लिश में देना हो इंग्लिश में दे दीजिए, कुछ हिंदी में देना हो हिंदी में, जो भी आपको ऑप्शन मिल रहे हो उस तरीके से आप दे सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मैं डाल के अब सिक्योरिटी पिन डालूंगा यहाँ से और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। आर यू वॉन्ट टू प्ले, मतलब आप चाह रहे हैं पक्का सबमिट करना, वो आपको बता देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है 10th के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। सेम आपसे 12th के और भी पूछे जाएंगे क्वालिफिकेशन। पास स्टेटस तो ऑब्वियसली आपका वो पास लिखा आएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको बता देना किस ईयर में आपने जो अपना 10th पास किया। मैंने 18 में किया, मैंने 18 बता दिया 2018। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको बता देना है कौन से इंस्टीट्यूट से आपने जो है बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से अपना किया। यहाँ पे आपको CBSE का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। CBSE एक तो इंटरनेशनल है। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड के भी नाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको CBSE इंटरनेशनल नहीं चूज़ करना है, जिन्होंने इंडिया से CBSE से करा है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। CBSE इंटरनेशनल मत चूज़ कीजिएगा, अगर आपने CBSE से किया है तो CBSE वाला ही चूज़ करना है।
अब रिजल्ट मोड आपको बताऊं, आपका रिजल्ट 10th वाला किस में आया था। सीबीएसई मैंने चूज़ करा, मैंने सीबीएसई से 10th किया। आपने जिससे किया हो उसका नाम आपको यहाँ पे जो है चूज़ करना है। अब पूछा जा रहा है रिजल्ट का मोड परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में। भाई मेरा जो है परसेंटेज में रिजल्ट आया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। मेरे टोटल 500 मार्क्स में से 420 मार्क्स आए थे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल के आ जाएगी। रोल नंबर बता दूंगा मेरा मेरा क्या रोल नंबर था। इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा भाई, वो क्या किधर से मैंने करा था, तो मैंने केंद्र विद्यालय से करा था। एड्रेस के लिए मैंने बता दिया, नई दिल्ली में है वो, ठीक है, इतना आपको बता देना है। सेम 12th के बारे में बता दिया मैंने, 12th में मैं पास कर चुका हूँ। 12th क्लास जो मैंने 2020 के अंदर कर दी थी, कर ली थी। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे ये भी मैंने सीबीएसई से करी थी। इस तरीके से आपको ये बता देना आपने किससे जो है अपना 12th करा था। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये आ गया। रिजल्ट मोड मेरा परसेंटेज में आया था 600 मार्क्स में से 532 मार्क्स 532 मार्क्स आए थे, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर दे दूंगा अपने 12th क्लास का, फिर इंस्टीट्यूट का नाम दे दूंगा कहाँ से मैंने किया। उसके बाद पूछा जा रहा है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, कॉलेज की क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। तो मैं अभी अपियरिंग में हूँ, अपियरिंग वाले जो है उनको रिजल्ट नहीं देना है, जो पास है उनको देना पड़ेगा। जैसे 2023 हो जाएगा अपियरिंग, क्योंकि 2023 के लिए हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कोर्स और स्ट्रीम का नाम बता देना है, जिस भी कोर्स से आपने जो है या स्ट्रीम से अपना बैचलर करा है या कर रहे हैं। मैं बीकॉम, बीएससी, बीएड या अदर अदर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जो मेरा वाला है कोर्स वो उसका नाम यहाँ पे आप मेरा नहीं दिख रहा है, इस वजह से। आप पूछा जा रहा है कोर्स स्ट्रीम नेम इन केस अदर। अगर अदर में आ गया तो मैं यहाँ पे उस कोर्स का नाम देने वाला हूँ, इस तरीके से नाम दे दूंगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब मेरे को उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे मैंने करा है बीसीए कोर्स। अपना रोल नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, जो मेरा रोल नंबर है। इंस्टीट्यूट का नाम डाल दूंगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। वो है हंसराज कॉलेज, न्यू दिल्ली का। अब मैं सिक्योरिटी पिन डालूंगा यहाँ से, सिक्योरिटी पिन जैसे हो गया 49। अब मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ देखिए अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैंने 12th क्लास किस में करी। जैसे 12th आ गया था यहाँ पे, अब यहाँ पे सारा फील्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दोबारा डालूंगा ये इस चीज़। अब देखिए अब आपसे एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हैव यू अपीयर्ड एंड पास एनी अदर नेशनल एग्जाम्स लेवल एग्जाम। आप आज तक अगर किसी दूसरे नेशनल एग्जाम में अपीयर हुए हैं या पास हो चुके हैं, नेशनल एग्जाम मतलब इंडिया के अंदर या फिर कोई दूसरे नेशनल के एग्जाम के अंदर आज तक अपीयर हुए, मतलब आपने दिया या फिर आप पास हुए, वो आपको बताना। अगर दिया हो तो यस कर देना। जैसे सपोज होता है कि अब आप मास्टर का एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो हमने बैचलर के टाइम पे कोई ना कोई नेशनल एग्जाम दिए होंगे। जैसे कि आपका हो सकता है सीयूटी यूजी दिया हो, वो तो अभी आया है। हालांकि हमने और कोई एग्ज़ाम दिया हो, जैसे कि आपका जेई मेंस का होता है, नीट का होता है, दूसरे कोई एग्ज़ाम आपने दिए हो नेशनल लेवल वाले, उसका आपको बता देना है। जैसे कि गेट का एग्ज़ाम होता है और भी होते हैं, दिया हो तो उसका नाम आपको यहाँ बता देना है। यहाँ पे आपको बताना है उसका नाम, लेकिन मैंने नहीं दिया तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब पूछा जा रहा है एंटर सिक्योरिटी पिन।
सिक्योरिटी पिन वही डालूंगा मैं जो नीचे लिखा आता है, आपको पहले ही बता रखा है सिक्योरिटी पिन बार बार वही। अब फोटो अपलोड करना है यहाँ पे और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पे लिखा आ गया है और जेपीजी फॉर्मेट में हमारी बात होती रहती है कि जेपीजी फॉर्मेट में ही हमें अपलोड करना है। अब मैं अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ एक बार। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि भाई इमेज अपलोड हो चुकी सक्सेसफुली। सेम इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करना है। आपको पहले अपने डिवाइस में सेव रखना है इस चीज़ को, अपलोड ओरिजिनल और यहाँ पे अपलोड। अब देखिए मेरे सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिक्योरिटी पिन डालूंगा। सेव पे क्लिक करूंगा, यस पे टिक करूंगा। अब आपसे बोला जा रहा है आप अपने सारे डिटेल चेक करिए। ये देखिए ये ऑनलाइन का प्रीव्यू फॉर्म आ गया हमारा, मतलब हमने जो फॉर्म फिल करा उसका एक प्रीव्यू आ चुका है। हमें सारा कुछ चेक करना है, अपना कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, किस सेंटर में अप्लाई किया है, क्या एनुअल इनकम डाली है, सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेना है। कुछ भी यहाँ पर करेक्शन होगा अभी आप कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा कैसे। देखिए मैंने इन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है। सपोज देखिए ये टेस्ट पेपर कोड है, मैं मतलब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे को आसानी से देखने को मिल जा रहा है। फॉर्म फिलअप के टाइम पर हमें ये चीज़ देखने को अच्छे से नहीं मिल रही थी। ये तो हमारी मेन डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल और आपका आधार डिटेल और वो आपका फ़ोटो आईडी डिटेल से रिलेटेड। यहाँ पे हम अप्लाई जो किया वो भी यहाँ पे लिखा आ गया, किस किस के लिए अप्लाई किया है, पेपर कोड के साथ लिखा आ गया। पेपर कोड जैसा आपका लिखा आ रहा है COQP11, जो आपका इंग्लिश का पेपर है। साथ में जो मैं मतलब जो आपका जिसका अभी पेपर है उसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखा नहीं आ रहा है, सिर्फ पेपर का कोड लिखा आ रहा है और मीडियम लिखा आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया कि किस लैंग्वेज में मैं वो पेपर देने वाला हूँ और किस यूनिवर्सिटी के लिए देने वाला हूँ। अब देखिए आप आपको एक बात समझाऊँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट के लिए किसी सब्जेक्ट का पेपर आप देने वाले हैं किसी भी मीडियम में, तो जिन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी थे जो इस बार वो पार्टिसिपेट कर रहे थे CUT PG के लिए। तो क्या उनमें एडमिशन मिल पाएगा इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद? तो वो आपको बता दूँ, अगर आपने यहाँ पे लिस्ट में नाम लिया है उनका उस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको उधर मिलेगा एडमिशन उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, नहीं तो नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस तरीके से हमारा सारा डिटेल आ गया, क्वालिफिकेशन डिटेल और एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए सब। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ वेरीफाई करना है एक बार। हम ऐसे वेरीफाई करेंगे और हम आई एग्री करेंगे भाई अब मैं सहमत हूँ, जो मैंने सारे डिटेल डाले वो सही हैं। फिर उसके बाद मैं ऐसे कर दूंगा यस। तो मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है फॉर्म फिलिंग। अब मेरे को फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट से पहले आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ईमेल आईडी जो आपने दिया था उसको वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी जो आपने दे रखा है यहाँ पे उसको वेरीफाई करना होगा। अब वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई ऐसे होगा, पहले आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पे आपको एक OTP आपके ईमेल आईडी पर आएगा, आपको वो अपने ईमेल आईडी पर चेक करना होगा। आपके डिवाइस में जो जिसमें भी वो ईमेल आईडी चला रखा होगा आपने, उसमें लॉगिन करा हुआ होगा, वहाँ पे आपको जो है एक OTP देखने को मिलेगा। तो वो OTP मैंने यहाँ डाल दिया है, मैं वेरीफाई करूँगा। फाइनली मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। अब मेरे को करना है फ़ीस पेमेंट, तो मैं यहाँ से पे करूँगा एग्जामिनेशन फ़ीस। हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जाऊँगा। ऑनलाइन ही पेमेंट किया जा सकता है, ऑफलाइन मोड में पेमेंट नहीं होगा। अब देखिए दिस पेमेंट रिक्वेस्ट विल बी एक्सपायर विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट कर देना है। जैसे ही हमारा फ़ीस पेमेंट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ हमें लिखा आ गया, 2000 रुपये पे करने हैं। मैंने आपको बोला भी था 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपके लगने वाले हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट जो ऐड करे उसके 1000 रुपये हो गए, पर सब्जेक्ट 500 और 1000 रुपीज़ मेरे वो हो गए जो मैंने शुरू के 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे। इस हिसाब से 2000 रुपये मुझे यहाँ से पे करने हैं। एग्जामिनेशन फ़ी मैं SBI से कर सकता हूँ, कैनरा बैंक, HDFC, जिस भी गेटवे से चाहूँ कर सकता हूँ। मैं SBI से कर रहा हूँ। आप एक बात याद रखिएगा, पेमेंट होने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर कोई आपको एडिट कुछ करना हो तो आप अभी कर सकते हैं।
इस तरीके से मैं यूपीआई से पेमेंट करूँगा, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है मेरे को यूपीआई में मैं यहाँ पे अपना नाम देख पा रहा हूँ, अमाउंट देख पा रहा हूँ कितने पे करने हैं मुझे। अब मैं क्यूआर कोड स्कैन करके करने जा रहा हूँ। आपको जो भी मेथड बताया, आपको जो सही लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, सिंपल। अब मैं इस क्यूआर कोड को दूसरे डिवाइस से स्कैन करूँगा। मेरे को, आपको पता होगा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए, उससे मैं यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करूँगा। फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे जो अभी अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, हालांकि मैं अभी पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट आपको इस तरीके से पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे फेलियर लिखा आ रहा है, मतलब मैंने ये पेमेंट नहीं करी, बट आप कर देंगे तो यहाँ पे पास्ड लिखा आएगा। फाइनली आपके स्क्रीन पे फॉर्म सबमिटेड फॉर्म आने लगेगा, उसको आपको जो है प्रिंट आउट ले लेना है फाइनली, क्योंकि वो आपसे बाद में मांगा जाएगा काउंसलिंग के समय आपके कॉलेज के अंदर। तो इतना आपको करना है, फाइनली हमारा सीईटी पीजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपके साथ बहुत ही अच्छा एक हमने यहाँ पे अपडेट के साथ एक पूरा वीडियो डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने पूरा फॉर्म फिलिंग करा अपने सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही हम नए टॉपिक में नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।